राहुल जी ने हमें कहा है कि विषय बाबा साहब को हमें बताना है, लेकिन इस तरीके से बताना है कि जो 2 साल हमारे इसमें पैंडेमिक में निकल गए, 2 साल इस महामारी में जो निकल गए, उसके बाद की जो जयंती हम लोग मना रहे हैं वो जयंती कैसी हो, हमारे लिए बाबा साहब के मायने क्या है, आगे चल के हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ बातें करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल चर्चा करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें रखूँगा कि जो हमारे आपके बीच में जो हमारे मित्र हैं, जो लोग हैं, जो कुछ अपनी एक पहचान रखते हैं, ऐसे लोगों के बाबा साहब के प्रति क्या विचार है। तो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर या बहुत बड़े विद्वान लोग या बहुत बड़े साहित्यिक लोग, उनके विचार नहीं, बल्कि एक आम सामान्य लोग, उनके विचार मैं आपके बीच में रखूँगा। वे क्या सोचते हैं बाबा साहब के बारे में। वो बहुत ही सामान्य लोग हैं, जैसे आप है, मैं हूँ। तो ऐसे लोगों के विचार मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, और उसके बाद में हम लोग बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे ये करेंगे, हम लोग आज के परिस्थिति में कहाँ पे है और आगे चल के हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कम से कम मैं यहाँ पे 1 घंटा आपके साथ में रहूँगा। इस 1 घंटे के बीच में जितना हो सके, जितना संभव हो सके, हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मुझसे कुछ ये करना है, मुझसे कुछ डिस्कस करना है या मुझसे कुछ सवाल करना है, तो आप कमेंट में डाल दीजिए। ये पूरा लेक्चर हो जाने के बाद में हर कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगा। तो फिर से एक बार मैं तहे दिल से मेरे जो मित्र हैं उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को मैं सप्रेम जय भीम कहता हूँ, और हमारी बात चालू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद, ये महामारी के बाद हम कहाँ पे हैं और हमें आगे किस तरीके से जयंती मनाना चाहिए या किस तरीके से बाबा साहब के विचार आगे रखना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक किताब का रेफरेंस ले रहा हूँ, जो किताब आम्बेडकर एज कलेक्टिव ने पब्लिश की है। और इस किताब में जो हमारे और आपके बीच में जो हम कुछ मित्र हैं, उनके जो संदर्भ है या उनके जो विचार है, वो इस किताब में रखे गए, जिसे पब्लिश किया है आम्बेडकर एज कलेक्टिव। तो ये आम्बेडकर एज कलेक्टिव के माध्यम से ये किताब पब्लिश करते हुए उन्होंने एक लोगों के विचार रखने के लिए एक टॉपिक रखा हुआ था, व्हाट बाबा साहब आम्बेडकर मीन्स टू मी। बाबा साहब आम्बेडकर का हमारे लिए मतलब क्या है, बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो इस रेफरेंस को लेके काफ़ी सारे हमारे जो मित्र हैं, उन मित्रों ने अपने अपनी राय वहाँ पे दी, अपने अपने विचार वहाँ पे रखे हैं। मैं उन मित्रों के कुछ रेफरेंसेस या कोट्स वहाँ पे ये करूँगा। और आखिरी में हम जिन्हें जानते हैं उनमें से एक प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर सुखदेव थोरात, इनका रेफरेंस लेके भी मैं वहाँ पे कुछ बाबा साहब के जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, और आगे चल के हमें क्या करने की ज़रूरत है और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो जो जयंती सेलिब्रेशन है या जयंती सेलिब्रेशन के ऊपर होने वाला जो रजिस्टेंस है, इसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष बैठा हूँ। तो इस किताब में जो पहला एक चैप्टर है, वो चैप्टर हमारी एक सिस्टर है स्वाति कामले, उन्होंने लिखा हुआ था। स्वाति कामले ये जिनेवा विद्यापीठ की पीएचडी स्टूडेंट रह चुकी है। तो उनके जो विचार है वो मैं कुछ अलग अलग वाक्यों में या अलग अलग लाइन्स में मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बातें स्वाति कामले जी के विचार है, जो उन्होंने उस किताब में रखे हुए हैं। तो क्या कहती है स्वाति कामले जी? वो कहती है कि बाबा साहब जो है ना, बाबा साहब के साथ हमारी जो पहली पहचान हुई है वो तब हुई है जब हम अपने माँ के पेट में थे। ठीक है? इसका मतलब जो बाबा साहब की लेगेसी है वो तब से चलती आ रही है, और जो बाबा साहब है ये एक ऐसे विचार है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हमारे बचपन में बाबा साहब क्या है ये हमें पढ़ाया जाता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे माता पिता है, वो बाबा साहब के विचार हमें बता रहे हैं, और हम वही विचार, वही आदर्श, वही तत्व, वही इथिक्स आगे के जनरेशन को पास कर रहे हैं। ठीक है? ये एक ट्रेडिशन, एक विचारधारा है जिसके ऊपर हम लोग जी रहे हैं। ठीक है? बाबा साहब ने रात दिन जो समाज में बुराइयां है, गलत बातें हैं, असमानता है, हमारे ऊपर जो जातीय अत्याचार होता था या इस देश में जो भी गलत बातें होती थी,
वो सारी की सारी रिमूव करने का काम, हटाने का काम बाबा साहब ने किया है। सो बाबा साहब रिलेंटलेसली वर्क अगेंस्ट द ऑड एलिमेंट विच वर्क अगेंस्ट द सोसाइटी। तो इन बाबा साहब का जब 14 अप्रैल को जन्मदिन सेलिब्रेट होता है, जिन्होंने हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी है, उनका सेलिब्रेशन कितना सही तरीके से होना चाहिए। तो हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पे जहाँ जहाँ हमारी बस्ती है, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, उनके लिए 14 अप्रैल ये सुनहरा दिन है। 14 अप्रैल ये चमत्कार या मैजिकल दिन है कि जहाँ पे कब हर लोग खुश हैं, जहाँ पे अपने इसके ऊपर जो जो चीज़ें संभव है वो चीज़ें ला के हम लोग बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सवेरा जब होता है 14 अप्रैल का, तो हमारी सवेरे की शुरुआत ही गानों से हो रही है। सोनियाची उगवली सकार, जन्मा से आले भीमाबाद, यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सवेरे उठ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। हमारे माता पिता या हम सफ़ेद कपड़े पहन के, हमारी माँ है, हमारी बहन है, सफ़ेद साड़ियाँ या सफ़ेद कपड़े पहन के बाहर निकल रही है। फूलों के हार बना रहे हैं, हम लोग कैंडल अरेंज कर रहे हैं। कोई पेंडॉल हमारे इसमें होगा, इलाके में होगा, तो वहाँ पे सजावट कर रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति या बाबा साहब के फ़ोटो, बुद्धा की मूर्ति या बुद्धा के फ़ोटो, अन्य महामानव है, उनके फ़ोटो वहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। कुछ मिठाई होगी या कुछ खाना होगा तो वो आजू बाजू में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जगह जगह पे खीर बांटी जा रही है। गांव में कहीं उसका ये हो रहा है, गांव में सब लोग मिलके एक क्या बोलते हैं उसको, एक रास्ते पे सभी लोग चल रहे हैं। वो होता है हमारे लिए बाबा साहब का जन्मदिन। ठीक है, एक खुशियों का दिन है। ये हमारे लिए सब कुछ है बाबा साहब, क्योंकि आज हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, मेरे जैसा एक सामान्य आदमी जो झाड़ी पट्टी से आया हुआ है, वो अगर इस तरीके से कपड़े पहन रहा है, तो इस हर जगह पे, हर कपड़े पे, मेरे शिक्षण पे, या हर कुछ जो हमारे पास है वो बाबा साहब की वजह से है। तो जब बाबा साहब की वजह से है, तो हमारे लिए बाबा साहब का जन्मदिन एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा त्यौहार है। हाँ, बुद्ध मतलब जयंती उत्सव, फिर बाद में हम लोग बुद्ध धम्म संघ के ऊपर जो गाने हैं, पंचशील के ऊपर ये है, पंचशील बोल रहे हैं, वहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, और अलग अलग लोगों के विचार वहाँ पे रख के बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो समाज में प्रतिष्ठित हो, जो उम्र में बड़े हो, जिनका अनुभव अच्छा हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, हमारे लिए सभी समान है। जो बाबा साहब के विचारों को अच्छे तरीके से रख सकता है, हम लोग उनके स्पीचेस या हम लोग उनके भाषण अपने जगह पे, अपने पेंडॉल पे, अपने विहारों में, अपने इसमें सजावट के प्लेस में वहाँ पे रख के हम लोग वो विचार ग्रहण कर रहे हैं। ये सब कुछ जो स्वाति ने लिखा हुआ है मैं आपके आगे बता रहा हूँ, क्योंकि उस किताब का रेफरेंस लेके मैं हर एक, क्योंकि ऐसे कुछ एक 5-7 मित्र है, उनके सारों के रेफरेंस लेके उनके क्या विचार है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्वाति लेकिन उसके आगे भी कुछ और बातें भी बताती है। क्या बताती है कि गांव कस्बे में अगर इस तरीके से जयंती मना भी रहे, लेकिन उसका और एक दूसरा चेहरा भी है कि बाकी दिनों में सब कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज भी गांव कस्बे में सब कुछ हमारे लिए सुलभ नहीं है। हम लोग जो फैसिलिटी मिलना चाहिए या हम लोगों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सभी नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे लोग गरीब हैं। तो पुराने ज़माने में स्टार्टिंग में या अभी भी काफ़ी सारे जगहों पे हमारे बच्चों को पीने के लिए पानी, बैठने के लिए जगह नहीं मुहैया होती थी। आज भी हमारे साथ में वही डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप विद्यापीठों में हो, चाहे आप कॉलेज लेवल पे हो, चाहे आप नौकरी में एंट्री कर रहे हो, या चाहे आप अधिकारी हो, हर जगह पे कोई न कोई फॉर्म में हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो स्वाति क्या लिखती है कि उस जमाने में या उस समय में जब वो पढ़ रही थी, उसको उस सार्वजनिक नल से भी पानी पीने की जो सुविधाएं हैं वो उसको नहीं मिलती थी। तो वो जो छोटी थी ना, तब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। उसको वो आम फैसिलिटी भी नहीं मिलती थी जो बाकी बच्चों को मिल रहा है। वो फिर भी लड़ झगड़ के वही चीज़ ये करने के लिए कोशिश करती थी, और कई बार उसमें उसको सफलता और कई बार असफलताएं मिलती थी, और कई बार पनिशमेंट भी। यही बातें जब हमारे कम्युनिटी की होती है तो सारी सुविधाएं हमारे कम्युनिटी की जो एरिया है, हमारा समाज का जो कस्बा है, एरिया है, उनको सारी सुविधाएं जो प्रशासन है
उससे मुहैया होती है, ऐसा नहीं है। तो वो लिखती है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई मुंबई जैसी बड़ी सिटी है, वहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसके हर एक रूम में उनको टैप वाटर मिलता है, साफ सुथरा पानी मिलता है, लेकिन बाजू के जो झुकी झोपड़ी है, कस्बा है, वहाँ पे वही फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वहाँ पे उनको पानी के लिए झगड़ना पड़ रहा है, या वहाँ पे उनको सुविधाओं के लिए झगड़ना पड़ रहा है। वो पूछती है सवाल व्यवस्था से कि ऐसा क्यों होता है। ये सब कुछ हमारे पहले के जनरेशन के साथ भी यही सब बातें हुई है, अलग अलग तरीके से और भयानक तरीके से भी। इसे कहीं ना कहीं अगर स्टॉप करना है तो क्या रास्ते हो सकते हैं? सबसे स्ट्रांग रास्ता यानी शिक्षण है। सबसे जो मजबूत रास्ता है वो यहाँ पे शिक्षण है। ठीक है, तो स्वाति फिर से क्या बोलती है, तो फिर हमारी जो जड़न गड़न है, हमारी जो प्रोग्रेस है, हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो जब हमारे ऊपर ये सब बातें हो रही है तो हमको और ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं। हमारी खुद की स्टोरी है, हमारे खुद के लोग हैं, हमारे खुद के साहित्य है, हमारे खुद के विचार है, वो हम ग्रहण करके इसको आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो जो हमारे जो साहित्य है, हमारे विचार है, वो कहीं महाड़ सत्याग्रह से भी आते होंगे, या कहीं काड़ाराम मंदिर की जो ये कथाएं है वहाँ से भी आते हैं, या अलग अलग जो इंस्टेंसेस जहाँ पे बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है, जहाँ पे बाबा साहब ने आंदोलन किया है, या जहाँ पे बाबा साहब ने ये किया है, चाहे वो संविधान रहेगा, या अलग अलग जगह के साहित्य रहेंगे, या अलग अलग जगह के लिटरेचर रहेंगे, जो बाबा साहब ने हमें लिख कर मुहैया कराया है, वहाँ से हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं, वहाँ से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। उसके बाद के जनरेशन में वही बातें जो व्यवस्था हमें नहीं दे रही है, वो अलग अलग फॉर्म में हमें बताने के काम अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किए हैं। फिर चाहे वो वामन दादा कर्डकी क्यों ना हो, फिर चाहे वो प्रहलाद शिंदे ही क्यों ना हो, या फिर वो विट्ठल उम्मा पे ही क्यों ना हो, जिनके गानों ने हमारे घर सजाए हैं, हमारे अंदर की जो प्रेरणा है, ऊर्जा है, वो जागृत रखी है। ठीक है, ये हमारे घर में ये ट्रेडिशन है, ये हमारे साथ में हम इस तरीके से बड़े हो रहे हैं। हम सोने का चमचा लेके नहीं बड़े हो रहे। हमारे परिवार, हमारे बाप दादा, हम या हमारे बेटे, हमारे बच्चे वही वो स्ट्रगल करके बड़े हो रहे हैं जो ट्रेडिशनली हमारे साथ हो रहा है। बाबा साहब ने या बाबा साहब के बाद की कम्युनिटी ने जो हमारे साथ भेदभाव होते हुए आ रहा है उसे नकार दिया। जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग बातें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उठाव कर रहे हैं और मना कर रहे हैं। हम लोग सत्ता की बात नहीं करते। हम लोग हर किसी को बोलते कि जैसे आप हो वैसे हम हैं। तो जो जब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो लोग फिर से हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन की कोशिश करते हैं। तो स्वाति क्या कहती है? स्वाति कहती है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो भीख मांगने का काम करते थे पोतराज करके। ठीक है, वो डिवोटी थे अंबाबाई के या मरियाई के। तो ये जो हमारे पहले 2 जनरेशन की या 3 जनरेशन के पहले की बातें हैं, इस तरीके से हमारा लाइफ था। लोग जो कुछ दे रहे हैं, टुकड़े दे रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग पलते थे, बड़े होते थे। हमारी खुद की कोई लाइफ नहीं थी। ये हमारे 2-3 जनरेशन के बाबा साहब के बाद के जनरेशन ने इन सब बातों को नकार दिया। और जब नकार दे रहे तो और ज़्यादा अन्याय अत्याचार होने की कोशिश होती है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे फिर हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ जलाने से हो, या फिर बाबा साहब के जो पुतले हैं उनको तोड़ने से हो। इस तरीके का वो आनंद ले रहे हैं और इस तरीके का टॉर्चर या इस तरीके की जो समस्याएं है, प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारे साथ हो रहा है। ये स्वाति कामले उस किताब में लिख रही है। ठीक है, वो ये यहाँ पे और कुछ बातें और भी बताती है कि वो बोलती है कि अगर स्कूल लेवल पे छोटे छोटे जब हम लोग बच्चे हैं, तब अगर स्कूल लेवल पे अगर कोई पूछा जाता है कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, ओके, तो खड़े होने वाले बच्चे जो है ना वो सिर्फ महार के, मातंग के, चबार के यही बच्चे हैं। बाकी के लोग अपनी आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो सबको पता है हम कौन है।
लेकिन ऐसे समाज में काफ़ी सारे लोग हैं वो भी बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन वो आगे आके बोलते नहीं है कि भाई हमको बेनिफिट मिल रहा है। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। इस तरीके के सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक होके एक अलग अलग तरीके से तैयार होके या जो बोलते हैं ना कि ठोक पीट कर हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मजबूती से निकल रहे हैं। यही बातें सब कुछ स्वाति कामले उस आर्टिकल में लिख रही है। लेकिन उसके बाद में एक पॉजिटिव बात भी वो लिखती है। क्या पॉजिटिव बात है? वो लिखती है कि नालंदा एकेडमी जो वर्धा में स्टार्ट हुआ है, जिसको डॉक्टर अनूप कुमार सर रन करते हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो टीस जैसे इंस्टीट्यूट में, जेएनयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या देश के बाहर के टॉप यूनिवर्सिटी में जब जगह बना रहे हैं, तो ये सुनकर उसे बहुत आनंद हो रहा है। ये सही में बहुत सोचने वाली बात है कि जिस समाज को, जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, जिस समाज को, जिस बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, ऐसे गरीब तबके के बच्चे उठा के डॉक्टर अनूप कुमार सर नालंदा एकेडमी में उनको सोने जैसा या हीरे जैसा चमका रहे बिना 1 रुपया लिए, ताकि वो बच्चे अलग अलग विषय पढ़कर विद्यापीठों में एडमिशन ले सके और अपना करियर टॉप मोस्ट बना सके। तो आज तारीख में ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चे इस नालंदा एकेडमी से बाहर निकल के काफ़ी अच्छे जगहों पे एक तो पढ़ रहे हैं या अपना करियर बना रहे हैं। तो ये जो बच्चे उन विद्यापीठों में जा रहे हैं, ये जो बच्चे अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, ये सही मायने में एक नए अंबेडकर पैदा हो रहे हैं। तो ये जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, ये नए जनरेशन के बच्चे चाहे वो फिर आईआईटी में जाए, जेएनयू में जाए, टीस में जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए या क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, टॉप मोस्ट रैंकिंग, वहाँ पे जाए, ये बाबा साहब है। ये नए जनरेशन के बाबा साहब हैं जो विचारों का प्रचार प्रसार आगे लेके जाने वाले हैं। बाबा साहब अपनी सारी जिंदगी हम लोग जो है हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, या फिर जो करोड़ों लोग हैं, बाबा साहब ने ऐसे कहते हैं कि जिस समय में दीक्षा ली थी 5 लाख लोग नागपुर में और 3-3.5 लाख लोग करीब करीब चंद्रपुर में बाबा साहब के साथ दीक्षा में शामिल हुए थे। तो जो लाखों करोड़, और मुंबई में भी वेट कर रहे थे कि बाबा साहब आके उन्हें दीक्षा दे, तो जो करोड़ों लोग बाबा साहब को फॉलो करते थे, उन करोड़ों लोगों के जीवन का उद्धार करने का काम बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब ये है हमारे लिए, ठीक है। तो बाबा साहब सब कुछ है। यस आई एम अम्बेडकर, यस आई एम अम्बेडकर। स्वाति कामले लिखती है, वो जिनेवा विद्यापीठ की स्टूडेंट है, शायद उसका पीएचडी हो गया होगा और वो अभी अपने सोशल लाइफ में है। स्वाति कामले एक एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरे एक एग्जाम्पल में हमारे और एक मित्र है जो नॉर्थ साइड में प्रोफेसर है, मेरे बहुत ही करीब मित्र भी है, डॉक्टर रविंद्र कुमार गोलिया। इन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल या सिंपल कोट लिखा हुआ है इसी किताब में, ठीक है। उस कोट में क्या लिखते हैं कि फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट देश के बारे में लिखते हैं, व्हाट इज नेशन, देश क्या है। तो वो देश के बारे में लिखते समय लिखते हैं कि देश एज ए वन दैट हैज ए कॉमन जॉय एंड कॉमन सफरिंग। देश एक ऐसा होता है कि उसके जो लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए आनंद और सभी के लिए जो सफरिंग है, युद्ध हो सकता है या अलग अलग बुरी परिस्थिति हो सकती है, सभी के लिए समान हो, उसे हम देश कहते हैं। सो ही सेज दैट द सफरिंग टुगेदर इज मोर वैल्यू देन द जॉय। अगर देश हम लोग कहते हैं तो देश के इसमें जो दुर्दैवी परिस्थिति आ सकती है या फिर बुरी परिस्थिति है, ये अगर हम लोग सभी मिलके, इकट्ठा मिलके अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो आनंद व्यक्त करने के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मौल्यवान है। एक एग्जाम्पल हम लोग अभी का ले सकते हैं, यूक्रेन का। देखिए आप, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था,
ऐसे समय में पूरा का पूरा देश रशिया के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट में युद्ध के लिए सामान्य सैनिक बन के आगे आके खड़े हो गए। पूरा देश एक होके आगे ये कर रहे हैं। तो चाहे आनंद हो या चाहे सफरिंग हो, इन दोनों परिस्थितियों में सारा देश एक जैसे है, ठीक है। लेकिन हम लोग भूल रहे हैं यहाँ पे हमारे देश की परिस्थिति। हमारे देश में जो हजारों जातीय अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे ही ऊपर हो रहे हैं, जबकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। तो इस देश के इसमें कुछ लोग जो है वो आनंद व्यक्त कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इस भयानक परिस्थिति में से जा रहे हैं। जो चाहे आप कोई भी इंसिडेंस लो, लक्ष्मणपुर बातें, खैरलान जी, बथानी तोला या और कई इंसिडेंसेस लो इस देश की, ये क्या हो रहा है, ये क्या दर्शाता है? हम क्या देश के बारे में बातें कर रहे हैं? तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे देश है। ये बातें लिख रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार गोलिया। ये किस तरीके से नेशनलिज्म है? व्हाट काइंड ऑफ द नेशनलिज्म आर द कंटेस्टेशन फॉर? शुड वी थिंक अबाउट द क्वेश्चन? ये बातें उस किताब में डॉक्टर रविंद्र कुमार गोलिया लिख रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो हमें समानता का ये दिया है, संदेश दिया है या समानता की बातें बताई है, वो कितनी देश के लिए जरूरी है या देश के लिए महत्वपूर्ण है, वो हम लोग सोच सकते हैं। ओके। और एक हमारे एक मित्र है राहुल सोनपिपड़े, जेएनयू में से जो चुनाव हुआ था, विद्यार्थियों का चुनाव हुआ था, उसमें राहुल सोनपिपड़े अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने भी, उनका भी एक आर्टिकल इस किताब में है। ओके। तो वो क्या लिखते हैं बाबा साहब के बारे में, या उनके विचार बाबा साहब के बारे में क्या है? तो वो लिखते हैं कि सिलेब्रेशन ऑफ द आम्बेडकर एट द ग्रास रूट लेवल रन्स अगेंस्ट द कन्वेंशनल रूल ऑफ द कास्ट सोसाइटी। जब हम लोग बाबा साहब का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जयंती उत्सव मना रहे हैं, तो जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उसको रिमूव करने का काम कर रहे हैं। हम सभी समाज के, सभी कास्ट के, सब धर्म के लोग इकट्ठा आके हमारे जो महापुरुष है, हमारे जो आदर्श है बाबा साहब, उनकी जयंती मना रहे हैं। तो ये जो जयंती मनाने का ये जो है, इसमें दलित बहुजन कम्युनिटी ये एक जगह पे आ रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल हमारे ऊपर जो कल्चरल बातें थोपी जा रही है, विचार थोपे जा रहे हैं, उसको बाईपास करने का काम कर रहे हैं और समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल सोनपिपड़े कहते हैं, ओके, इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाना चाहिए। जो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सेलिब्रेशन बाबा साहब के विचारों का हो रहा है, एक आदर्शों का हो रहा है कि जिसके ऊपर हमारे देश को आगे चल के चलना है, इसका हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग अपने खुद का एक इस तरीके से सेलिब्रेशन बना रहे, हमारे खुद के एक त्यौहार बना रहे जो सही मायने में देश के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। सो उसमें से एक अंबेडकर जयंती ये एक महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कास्टलेस सोसाइटी बनाने के दिशा में अगला कदम है। ये लिखते हैं राहुल सोनपिपड़े। ओके। अब फिर से राहुल सोनपिपड़े कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसमें से कुछ एक दो बातें मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर आगे के इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। राहुल सोनपिपड़े फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से स्वाति ने बताया, जिस तरीके से रविंद्र गोलिया साहब ने बताया, उस तरीके से कुछ एग्जाम्पल राहुल सोनपिपड़े साहब भी यहाँ पे कोट करते हैं। तो वो भी जब जेएनयू तक पहुँचे हुए हैं, तो वो भी एक बहुत ही सामान्य परिवार जो नागपुर का है, वहाँ से निकल के आगे आए हुए हैं, बहुत ही गरीब परिस्थिति में से आए हुए हैं। हमारे से हर आदमी, चाहे कोई भी हो, इसी परिस्थिति में से आगे बढ़ा हुआ है। तो राहुल क्या कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ में होते हुए आ रहा है। चाहे वो 2013 में बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के वैरागढ़ करके है, वहाँ का एक किस्सा वो बताते हैं कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, उन्होंने 26 जनवरी को अन्य महापुरुषों के साथ में बाबा साहब का जो फोटो है वो लगाने से मना कर दिया। सेम वाकया अभी इस 26 जनवरी को आई थिंक इसमें हुआ था, रायचूर जिले में हुआ था, कि वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने बाबा साहब का जो फोटो है
वो 26 जनवरी को उस प्लेस में रखने से मना कर दिया था। तो एक उग्र आंदोलन उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, जो काफी बड़ा था, जिसे मीडिया ने तो नहीं दिखाया लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर आ गया हो। और एक दूसरा एग्जाम्पल राहुल जी बताते हैं कि संजय खुबरागड़े करके नाम के एक व्यक्ति है, कवलेवाड़ा गोंदिया में रहते थे। तो एक जमीन विवाद में उनको वहां पे विहार वगैरह बांधना था, उस जमीन विवाद में उनको पकड़ के जिंदा जला दिया गया। एक और वाकया वो बताते हैं कि शिरडी का एक बहुत ही यंग बच्चा, तो उसने सिर्फ एक मोबाइल की रिंगटोन बजाई थी और क्या करा था वो, तुम्हें करारे किती भी हल्ला लई मजबूत भीमा जकिल्ला। तो सिर्फ एक रिंगटोन बजने की वजह से अगर आप हर्ट हो रहे हो और उस बच्चे की जान ले रहे हो या उस बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे हो या लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो क्या मानसिकता आपकी रही होगी, क्या मानसिकता उस कम्युनिटी के बच्चे की या कम्युनिटी के लोगों की बनेगी, यह हमने सोचने की जरूरत है। तो तभी जब रविंद्र गोलिया साहब कहते हैं कि हमारे देश में दो अलग अलग देश बसते हैं जिनके लिए आनंद और दुख इसकी परिभाषा अलग अलग है, ये हमारे अपने लोगों के विचार है जो हम लोग आज के डेट में रख रहे हैं। और इसको लेके आगे चल के हमें एक मजबूत देश अगर बनाना है तो किस तरीके से सोचना चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे और मेरे बहुत ही करीबी मित्र विनय शिंदे, ये भी चंद्रपुर जिले के एक बहुत ही मामूली गांव वहां से आए हुए हैं, उनका भी एक आर्टिकल इसमें है। ओके, तो वो क्या लिखते हैं कि जब मैं बहुत खुश होता हूं तो मैं बाबा साहब की तरफ देखता हूं, साथ में जब मैं दुखी होता हूं तब भी मैं बाबा साहब की तरफ देखता हूं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगर हमें कुछ भी करना है तो अगर हम लोग ये सोचे कि ऐसे समय में बाबा साहब क्या सोचते होंगे, ऐसे समय में बुद्धा क्या सोचते होंगे, अगर ये सोच के अगर हम लोग डिसीजन लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान रहेगा। हमारे रोज के परिस्थिति में, रोज के जीवन में ऐसे कई वाकये आते हैं कि जहां पे हम लोग कहीं तो भी ट्रैप होते हैं या कहीं तो भी संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होती है या कहीं तो भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होने की कोशिश ये रहती है हो सकते हैं। ऐसे समय में इन दो महापुरुषों के बारे में अगर हम लोगों ने सोचे तो हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है या हमें बहुत अच्छा उसमें से रास्ता मिल सकता है। तो विनय भाऊ और आगे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि जब बाबा साहब लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो उसके एक दिन पहले बाबा साहब के बेटे की डेथ हो गई। आप और हम उस जगह होते तो क्या डिसीजन लेते, सोचिए आप। अगर आपका एक पुत्र है, आपका एक बेटा है, आपकी एक बेटी है, कोई भी हो, अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम के लिए कहीं पे जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है तो आप क्या निर्णय लेंगे। तो बाबा साहब को लोगों ने कहा कि बाबा साहब आप मत जाइए, आपके बेटे की डेथ हो गई है। ठीक है, तो बाबा साहब वहां पे क्या कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि मुझे लाखों करोड़ों लोगों के बारे में भी सोचना है, उनके बच्चों के बारे में भी सोचना है, इसलिए मुझे वहां पे जाना बहुत जरूरी है। उनके भविष्य के बारे में सोचना है, इस देश के भविष्य के बारे में सोचना है, लाखों करोड़ों लोग जो है उनके आगे के बारे में सोचना है। और इसलिए बाबा साहब इन परिस्थिति में भी लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए थे। बाबा साहब हमारे लिए क्या है, इसका एक उदाहरण है। ठीक है, बाबा साहब हमारे लिए एक आशा है, बाबा साहब हमारे लिए एक मार्ग है, ऐसे एक समाज के लिए कि जिस समाज को हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से दबा दिया गया है, उस समाज की होप, उस समाज की आशा बाबा साहब है। और जब हमारे लिए मार्ग चाहिए तो ये जो मार्ग है, ये ऐसे कोई सवर्ण आदमी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमको वो मार्ग दिखाएगा, कदापि संभव नहीं है।
हमारे लिए हमारा मार्गदाता, हमारे आदर्श तय है, और हमारे लिए आगे चल के भी हमारी जो बहुजन कम्युनिटी है उसी में से आदर्श जो निकलेंगे वो हमारे बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो विनय भाऊ और आगे चल के आगे क्या बोलते हैं, ये जो सारे विचार है ये विनय भाऊ ने इस किताब में लिखे हुए हैं। भाऊ और आगे चल के क्या बोलते हैं कि बाबा साहब हमको सजेस्ट करते हैं कि हमारे हाथ में पॉलिटिकल पावर चाहिए। ज्या आणि स्वतःच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा कि आम्हाला शासन करती जमात बनाई जाए। मगर इस शासन करती जमात का मतलब क्या है? क्या हमको सिर्फ संसद में मेजॉरिटी चाहिए? क्या हम सिर्फ पार्लियामेंट में मेजॉरिटी आने से ही सक्षम हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। हमें हर जगह पे सक्षम बनने की जरूरत है, चाहे वो छोटे छोटे स्कूल की कमेटी हो, चाहे वो कॉलेज या विद्यापीठ की कमेटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे बैंक हो, चाहे विद्यापीठ हो, चाहे कहीं पर भी हो, उस हर जगह पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। और जब हर जगह पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो जो समानता की बातें हैं, जो सामाजिक न्याय की बातें हैं, सामाजिक मूल्यों की बातें हैं, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड राइट्स की बातें हैं, वो हमें मिल सकती है अगर हमारे प्रतिनिधि भी है वहाँ पे। तो जो बाबा साहब कहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, इसका मतलब हर जगह पे हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। आरक्षण हम उसी को तो बोलते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण ये गरीबी हटाओ का प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण ये प्रतिनिधित्व है। तो जब बाबा साहब कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें हर जगह पे प्रतिनिधित्व चाहिए, और वो प्रतिनिधित्व भी ताकतवर जो अपना विचार है ऐसे लोग चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ प्रतिनिधित्व दे दिया लेकिन वो अगर विचारों से आपके साथ में नहीं है या समाज के साथ में नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये बाबा साहब का बोलना है, ये विनय भाऊ ने उसमें लिखा हुआ है। अब अगर बाबा साहब की बातें जब हम लोग करते हैं तो बाबा साहब समाज के हर एक विषय में बाबा साहब है। बाबा साहब सर्वश्रेष्ठ अर्थतज्ञ थे। अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति की जिन्हें नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया है, वे बाबा साहब को अपना अर्थशास्त्र में गुरु मानते हैं। तो भाऊ यहाँ पे और एक बातें लिखते हैं यहाँ पे कि जब हमारा समाज इतना बड़ा है, बहुजन समाज इतना बड़ा है, या शोषित पीड़ित वंचित समाज जो इतना बड़ा है, तो जब अर्थशास्त्र की बात होती है तो हमारे खुद के रिसोर्सेस भी खड़े होने चाहिए, हमारी खुद की अर्थनीति भी चाहिए, हमारे खुद के साधन संपत्ति भी चाहिए कि जो हमें खुद का रेवेन्यू दे सके। ठीक है, ये बाबा साहब का विचार है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर, जहां पे सवर्ण बैठ रहे या ऐसी सोसाइटी की जिसको सवर्ण डोमिनेट कर रहा है, अगर हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। वे लिखते हैं, विनय भाऊ लिखते हैं कि बाबा साहब के विचार ऐसे हैं कि जब कम्युनिटी की बात आती है तो चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा वक्त हो, ऐसे समय में हर किसी ने समाज में संगठित रूप से रहना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, साथ में जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने समाज को हरदम किसी भी बातों के ऊपर अवेयर करना चाहिए। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये जो काम है समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने करना चाहिए। आप अलग अलग एग्जाम्पल ले लीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सारे देश में आंदोलन हो रहा है ताकि अवेयरनेस हमारे लोगों में हो। जब किसानों का आंदोलन हुआ है उसके अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर फिर से अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, या लोगों को बताया गया है, या देश के कोई भी महत्वपूर्ण जो विषय है जहां पे बहुजन समाज या 85% समाज जो है वो अगर किसी भी तरीके से सफर होता है
तो उसके हर एक पहलू को समाज में जाके उसको इलैबोरेट करने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, बाबा साहब ये कहते हैं कि आप एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज करो, पढ़ाओ, चिताओ और संगठित करो, ये बाबा साहब कहते हैं। ठीक है, द सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, जिसकी बातें बाबा साहब कहते हैं, जिसकी बातों के ऊपर पूरा समाज चल रहा है। द इक्वालिटी बेस्ड ऑन द ह्यूमन बींग्स, समाज में दो ही लोग हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है। तो जो इक्वालिटी है, समानता है, ये किसी कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, सेक्स के ऊपर, पावर पोजीशन या किसी के पास कितनी संपत्ति है, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके ऊपर होनी चाहिए? ये समानता है, ये सारे लोगों में, चाहे वो कोई भी हो। उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैसिलिटी, सभी एक जैसे हो, यह बाबा साहब कहते हैं, यह हमें चाहिए। okay? चाहे वो छत्तीसगढ़ के खेड़े गांव का या फिर वो जंगल झाड़ी पट्टी का बच्चा हो, उसको भी अगर वही फैसिलिटी मिलेगी, और मुंबई में पॉश एरिया में रहने वाला जो बच्चा है उसको भी अगर वही फैसिलिटी मिलेगी, तो इक्वल प्रोग्रेस होगा। अगर मुंबई का बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है या इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, आईसीएसई में पढ़ रहा है, और झाड़ी पट्टी का बच्चा जहाँ तक जिला परिषद की भी स्कूल नहीं जाती है वहाँ पे है, तो इक्वल प्रोग्रेस नहीं होगा। मैं झाड़ी पट्टी का आदमी हूँ, झाड़ी पट्टी का आदमी यहाँ तक पहुँच रहा है, उसके लिए क्या स्ट्रगल है, यह हम लोग अंदर से जानते हैं। तो बाबा साहब जो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो इक्वालिटी ये है। हा? जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो ये सोशल जस्टिस है। okay? तो जब हम लोग बाबा साहब क्या है हमारे लिए ये सोचते हैं, तो हम लोग यही सोचेंगे कि यस, बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ है। मैं हर रोज जब सवेरे उठता हूँ तब बाबा साहब करके जन्म लेता हूँ, और जो मैं आज कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, वो मेरे लिए मायने रखता है, बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं आज समाज को क्या दे रहा हूँ, मैं आगे वाले जनरेशन को क्या दे रहा हूँ, मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मायने रखता है, बाकी कोई बातें मायने नहीं रखती। ये विनय भाऊ ने उस किताब में बाबा साहब के प्रति लिखा हुआ है। हमारे लोग बाबा साहब के प्रति क्या विचार रखते हैं और किस अच्छे स्तर पे या किस वैल्यूएबल स्तर पे रखते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, उसी किताब में मधुरा राउत करके एक लड़की है, वो भी कुछ अपने विचार रख रही है। क्या क्या लिखती है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। Knowing about the Baba Sahib and understanding his ideology has not been easy task for me. बाबा साहब के विचार या बाबा साहब को जानना ये मेरे लिए आसान नहीं था, because it involves a lot of unlearning, and when you do that you feel as a tough all through your life. अगर आप ऐसे किसी जगह पे हो जहाँ पे बाबा साहब के विचार ना होते हुए बाकी सब विचार है, ऐसे समय में अगर बाबा साहब को समझना है तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मधुरा ये बोलती है। वो आगे चल के और क्या बोलती है, यू हैव हैड फॉल्स प्राइड, फॉल्स प्राइड, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स वैल्यू, फॉल्स प्रिंसिपल एंड फॉल्स नॉलेज। आपकी जो जानकारी है, आपका जो ईगो है, आपका जो प्राइड है, आपका जो वैल्यू है, आपके सब कुछ, ये सब के सब धराशायी हो जाते हैं जब आप बाबा साहब को सही तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली डिफरेंट प्रिंसिपल ये कर रहे हैं जो समानता के ऊपर आधारित है, जो बुद्धा के विचारों पे आधारित है। तो इसको ये करने के लिए हमारा जो माइंड है, ये माइंड आसान नहीं है। कोई अलग चीज को एक्सेप्ट करना उसके लिए आसान नहीं होता है। फ्लेक्सिबल चाहिए, माइंड ओपन चाहिए हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। यह बात मधुरा कहती है। Okay? It makes you think from the perspective of the oppressed and the marginalized. आप
उस झोपड़पट्टी का जो बच्चा है ना, जो इसमें से सफ़र होते हुए आगे गया हुआ है, उसके माइंडसेट के हिसाब से आप सोच के देखो। आप जो गरीब तबके का बच्चा है, जो स्कूल में ये सब कुछ सफ़र कर रहा है, जो डे टू डे लाइफ में ये सब कुछ सफ़र कर रहा है, जो इन सब परिस्थितियों में से लड़ झगड़ के आगे बढ़ रहा है, उसके माइंडसेट के हिसाब से सोच के देखो, तब आपको समझ में आएगा। ओके, सो इट मेक्स यू so who possesses the better knowledge of the structural hierarchy and the mean to challenge it। जो परंपरागत तरीके से हमारे ऊपर जो स्ट्रक्चरल हायरार्की थोपी गई है, वर्ण व्यवस्था, या ऐसा ही करना है, ये जो कुछ समाज में रखा गया है, थोपा गया है, इनको बाजू में करना चाहिए उतना आसान नहीं है। ओके, इट मेक्स यू द क्वेश्चन योर कॉमन सेंस नॉलेज। हर बार अपने आईक्यू, हर बार अपना दिमाग तेज रख के ये करना है, चेक करना है ये सही है या नहीं है। ओके, इवन द चॉइस यू मेक्स इन योर लाइफ, ये सारी बातें मधुरा ये बातें लिखती है। अगर हम लोग ऐसे कम्युनिटी में से नहीं है, अगर हम लोग कोई पॉश कम्युनिटी में रहते हैं और हम लोग बाबा साहब के ऊपर बातें करते हैं या बाबा साहब को जानना चाहते हैं, आसान नहीं है। हमें हमारा जो माइंड है ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल, ओपन रख के सोचना पड़ेगा कि हर तबका किस तरीके से सोचता है। ओके, इट इज अबाउट द नॉलेजेस, एक्नॉलेजेस योर प्रिविलेज while talking with the others about other. It is about the reflecting your personal, which hold the sometime unknowingly and sometime knowingly bias, stereotypes and prejudice। हमारे आजू बाजू में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो जाने अनजाने में, क्योंकि वो एक तरीके से वो जो संस्कार है, वो सिस्टम है, वो बनी हुई है कि ऐसा है, तो जाने अनजाने में हजारों लोगों के साथ में या कई लोगों के साथ में प्रिजुडिस माइंड से या सोच के साथ में बायस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। गांव तबके में आप देखते हो ना, तो क्या क्या होता है कि गांव तबके में हाँ बहुत बड़ा आदमी है, चेयर पे बैठेगा, कोई गरीब आदमी आ रहा है नीचे बैठेगा, समानता नहीं है ये। ठीक है, ये बातें मधुरा उसमें ये करती है। तो ये सारी बातें जो है हमारे दोस्त लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग मतलब ये इसके एरिया के लोग या अलग अलग कस्बे के लोग यहाँ पे आके बाबा साहब के बारे में अपने विचार रख रहे हैं। मैं भी वही बातें यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं उनको जोड़ रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि भाई काफ़ी सारे बड़े साहित्यिक विचारवंत ये सब अपनी बातें वहाँ पे ये कर रहे हैं। मैं एक कॉमन आदमी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी बातें यहाँ पे रख रहा हूँ कि उनकी सोच क्या है बाबा साहब के प्रति, हमें क्या करना चाहिए आगे में। ओके, ये बात, ये सारी बातें ये अभी यहाँ पे एक बहुत ही आप ये जो ये है वामन दादा कर्डक, इन्होंने एक कविता लिखी हुई है या फिर एक गाना लिखा हुआ है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी उसकी कुछ पंक्ति है मैं दोहराना चाहता हूँ, मराठी में है। ठीक है, ताकि इसमें से बाबा साहब हमको समझ में आ जाए। तो सांगा, वामन दादा कर्डक कहते हैं कि सांगा आम्हाला बिरला बाटा टाटा कुठाय हो, सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठाय हो, घाम शेतात आमच्या गड आणि चोर आहेतच घेऊन फळं, धनचोरांच्या हा पडण्याचा वाटा कुठाय हो, सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठाय हो, लोणी सारं तिकडे पळ, इथं बुकेनं जीव हा जड, अहो दुकानवाले दादा आमचा आटा कुठाय हो, सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठाय हो, न्याय वेसीला टांगा सदा, माल त्याच्या की आमचा वदा, करा निवाळा आणा तराजू, काटा कुठाय हो, सांगा धनाचा वाटा आणि सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठाय हो, इथं मिठात शिजते तुरी, तिथं मुर्गी काटा तुरी, सांगा आम्हाला मुर्गी कटलेट, काटा कुठाय हो, सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठाय हो, इथं बिराड उघड्यावर, तिथं लुगडी लुगड्यावर, या दुबडीचं धुडक पडक, धाटा कुठाय हो, सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठाय हो, सोदा सारे साठे चला, आज पाळा वाटे चला, अहो वामन दादा आमचा घुगरी, घाटा कुठाय हो, सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठाय हो। वामन दादा कर्डक बोलते
सब कुछ है यहाँ पे। बाबा साहब जो सवाल पूछ रहे हैं वो मराठी में सब कुछ पूछा गया है उसमें। हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, हमारे लिए जो फैसिलिटी दिए है वो कहाँ पे है, हमारा फंड कहाँ है, हमारा पैसा कहाँ है, हमारा एजुकेशन कहाँ है, हमारी नौकरियाँ कहाँ पे है, हमारे बच्चे फॉरेन में क्यों नहीं पढ़ रहे, हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं हो रहे, हमारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं जा रहे, हमारे बैंक्स क्यों नहीं है, हमारी पदपीढ़ियाँ क्यों नहीं है, हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है। वामन दादा कड़क पूछ रहे हैं ना। इनइक्वालिटी अगर देखते हैं तो एक इंडेक्स है या फिर एक सर्वे है, वो कहता है कि देश में अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाए या फिर देखा जाए आज के इसमें, तो करीब करीब 15% लोग जो बहुत श्रीमंत कैटेगरी में आते हैं, बहुत अमीर कैटेगरी में आते हैं, इनके पास में देश का करीब करीब 80-85% पैसा या प्रॉपर्टी है, जबकि बचा हुआ जो 85% है जिसे हम लोग बहुजन समाज कहते हैं, उस 85% के पास में उसका उल्टा 10 से 15% जो है प्रॉपर्टी वो उनके पास में। तो हम लोग जो झगड़ रहे हैं बेसिकली वो 15% के लिए झगड़ रहे हैं, 85% तो ऑलरेडी उनके पास में है। यह हमारे देश की सामाजिक परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है, इसके लिए हम लोग झगड़ रहे हैं। तो बाबा साहब ऐसे इसमें हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, तो बाबा साहब के विचार जो 85% उनके पास में है उसका समान बंटवारा हो, हर एक बात का समान डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे पैसा, चाहे अधिकार, चाहे नौकरियां, चाहे हर चीज हो, तभी देश में समानता आएगी। बाबा साहब कहाँ पे नहीं है, क्या बाबा साहब कहाँ पे नहीं, बाबा साहब हर जगह पे बाबा साहब है। हमारे देश के जड़न गड़न में हर जगह पे बाबा साहब है। ठीक है, डॉक्टर सुखदेव थोरात को 2016 में कलबुर्गी में एक प्रोग्राम में बुलाया गया था और उनका टॉपिक बाबा साहब ने इस देश में क्या किया इससे निगड़ित था। तो मैं एक उस स्पीच के कुछ एक अंग है वो आपके आगे बताता हूँ, फिर हम लोग आगे के थोड़े से 1-2-4 पॉइंट ये करके यहाँ पे इसको कंक्लूड करेंगे। तो सुखदेव थोरात साहब क्या कहते हैं कि बाबा साहब इस देश के जड़न गड़न में, जिसे नेशन बिल्डिंग कहा जाता है, और उनकी जो सोच है जिसे वो एनालिटिकल मेथड ऑफ द फाइंडिंग कहते हैं, कोई चीज़ उसको सोचना कि भाई हाँ ये चीज़ें है अवेलेबल है या ये चीज़ें हो रही है, इसके ऊपर ये सोल्यूशन है। सो उनकी जो तरीका है एनालिटिकल मेथड ऑफ द फाइंडिंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द वेरियस इश्यूज, ओके, जिसमें रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ये एक है, रिलेशन विद द पाकिस्तान, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट को किस तरीके से ये किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए, एंड इक्वल राइट्स टू द वुमेन्स हैव स्टिल नॉट फाउंड ड्यू प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ही हुई नहीं है, लोगों को बताया ही नहीं गया है ये बाबा साहब की खासियत के बारे में, जो बहुत ही पावरफुल है, जिसका कोई तोड़ विश्व में नहीं है। तो सुखदेव थोरात साहब ये कहते हैं, थोरात साहब क्या कहते हैं कि हम में से हर कोई ये जानता है कि बाबा साहब ने जो अनटचेबल्स है या डाउन ट्रोडन्स है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया हुआ है। बाबा साहब ने संविधान बनाने का काम किया है, और बाबा साहब ने जो देश के अलग अलग हिस्से हैं उसके लिए संविधान में जो तरतूद की है या फिर हर बातों की संविधान में तरतूद की है, इसके बारे में बाबा साहब के बारे में हम लोग जानते हैं। जबकि अलग अलग बातें और जो है जहाँ पे बाबा साहब का एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइजेशन है, इसको अननोटिस किया गया है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं होने नहीं दी गई। वो कहते हैं कि बाबा साहब के अपने खुद के विचार है या फिर बाबा साहब ने अपने खुद काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसे जानना जरूरी है, जिसमें पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, फेडरल सिस्टम, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप जो है उसके बारे में, देन क्राइसिस इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हर 5 साल के बाद में अगर सूखा पड़ रहा है या पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बाबा साहब के विचार क्या है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्राइसिस इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी वेयर द
वेर रिलीवेंट इवन टुडे। बाबा साहब के इसके अपने ऊपर, इन सब बातों के ऊपर अपने कुछ कार्य है या अपने विचार है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, बाबा साहब अपोज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। भाषा के ऊपर जो ये है रीऑर्गेनाइजेशन है उसका उन्होंने वो विरोध करते थे। लेकिन बाबा साहब जो छोटे राज्य है उसके फेवर में थे, उसके पक्ष में थे। ओके, उनका मानना था कि जो छोटे राज्य है उसमें डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। तभी तो जैसे अगर उत्तर प्रदेश जैसा पहले बहुत बड़ा राज्य था उसमें भी फिर से ये किया, उसको उत्तराखंड जैसे राज्य है उसमें से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश आज भी काफ़ी बड़ा राज्य है, इसको संभालना उतना आसान नहीं है। जबकि झारखंड, उत्तराखंड या फिर इधर के जो अभी के नए तेलंगाना राज्य वगैरह जो है या छत्तीसगढ़ है, ये उस मायने में काफ़ी अच्छे प्रगति कर रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी सही तरीके से हो सकता है। ओके, सो जो नए राज्य है तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, इनका जो प्रोग्रेस है वो सही तरीके से हो सकता है। ये सारी जो बातें हैं ये बाबा साहब के विचारों से निकली है, बाबा साहब ने ये बता के रखा है, उसके ऊपर ये रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ओके, बाबा साहब और किन बातों के लिए है, वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीगेट क्राइसिस, नेशनलाइजेशन ऑफ द लैंड। ओके, राष्ट्रीयकरण करो जमीन का। ओके, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है ये पब्लिक सेक्टर हो, बाबा साहब कहते हैं। ओके, लेबर लॉ जो आज के इसमें हो रहा है वो सारा काम बाबा साहब ने किया है। ओके, बाबा साहब, तो ये सारी चीज़ें, इसमें और कुछ बातें आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसमें जैसे है कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लिखा हुआ है। ओके, बाबा साहब और पावर और वाटर पॉलिसी बाबा साहब ने फ्रेम की है। बाबा साहब ने यूनियन गवर्नमेंट के जो ये जो दो मुख्य सेक्टर है इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा कार्य है। प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसके कंट्रोल में होना चाहिए, यह बाबा साहब के विचार है। बाबा साहब ने डैम कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा काम किया है। जो दामोदर वैली एक प्रोजेक्ट है ये बाबा साहब की देन है। ओके, अलग अलग नदियों को जोड़ना ताकि जो बाढ़ आती है ओके वो ना हो, इस तरीके से काफ़ी सारी जो बातें हैं वो बाबा साहब ने की है, जिसमें यूपीएससी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारे कार्य है ये बाबा साहब का ही है। बाबा साहब ने हमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है। बाबा साहब ने समता सैनिक दल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, रिपब्लिकन पार्टी और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर लाइक मुकनायक, बहिष्कृत भारत और बहुत कुछ, ये सब बाबा साहब ने हमें दिया हुआ है। आज के इसमें हमारी जो जनरेशन है या हमारे बाद की जो जनरेशन है, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बाबा साहब ने पूरा देश हमारे लिए बना के दिया है या इतनी सारी बातें हमारे लिए दी है, उसको हम किस तरीके से संभालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब एक जगह बोलते हैं कि मैं अपना जो ये गाड़ा है या अपना जो ये बातें हैं मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम पीछे मत ढकिए। तो हमारे समाज की, हमारे युवाओं की, हमारे जनरेशन के लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो पूरा महामानव ने हमें सब कुछ दिया हुआ है इसे आगे कैसे बढ़ाएं। हर बातों में हमारे आगे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े रखे गए हैं, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो किसानों के विषय हो, चाहे वो ध्रुवीकरण हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, चाहे बाकी सारी बातें हो, ये हमारे आगे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह ला के खड़े किए हुए हैं। आज हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, हमारा कितना रिप्रेजेंटेशन उसमें है, हमारे कितने बच्चे आगे हैं। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बातें करते हैं, हमारा कितना वहाँ पे रोल है, हमारे कितना वहाँ पे शेयर है। आज हम एजुकेशन की बातें करते हैं, सेम उसमें आता है। आज हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जाना चाहिए, इसके बारे में बातें करते हैं, वही बातें आती है हमारा शेयर कितना है। वामन दादा कड़ पूछ रहे ना है कि सांगा आम्हाला आमचा वाटा किती आहे हो। तो ये सारे बाबा साहब के विचार हैं। आज जयंती के समय में मैंने कल एक पोस्ट में लिखा था कि बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ है। जो समाज साल भर पढ़ने वाला समाज है उसने एक दिन तो सेलिब्रेशन करना ही चाहिए। बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ है, हमारा स्वास्थ्य, हमारी ज़िंदगी, सब कुछ बाबा साहब है। ज़िंदगी जो बाबा साहब ने हमें दी है उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। 14 अप्रैल को जम के सेलिब्रेट करो, लेकिन साल भर हमें बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया है, मार्ग दिया है, उसके लिए कार्य करना जरूरी है, विचार करना जरूरी है। हर जगह पे सेमिनार हो, हर जगह पे न्यूज़पेपर निकले, संगठित हो, चाहे वो फिर अलग अलग जगह पे क्यों ना हो, एक ही विचारों पे हम लोग चलें। बाबा साहब और बुद्ध के विचारों पे चलेंगे
हमारा देश यकीनन पूरे विश्व में सबसे शानदार हो सकता है, सबसे ताकतवर हो सकता है, सबसे समृद्ध हो सकता है। मैं फिर से एक बार सभी देशवासियों को अपने तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से आपको भी आने वाली बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में कोटि कोटि मंगल कामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयाँ देता हूं। अंत में बहुजन संगठक इस पेज के जो सर्वे सर्वा है, उन्होंने मुझे इस पेज पर फिर से दोबारा आने की संधि दी, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और जब भी कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग विषयों को लेके, मैं ज़रूर इस पेज के लिए अपना पूरा समय देने की कोशिश करूंगा। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।